अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं चल रही। कई लोग कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, तीसरे विश्व युद्ध का प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है, और कई लोगों को कुछ भी नहीं लग रहा। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ब्रह्मांड में अब वो गतिविधियां तेज बनेगी कि जिसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की होगी। बहुत कम समय अंतराल में भौगोलिक स्तर पे विश्व फलक पर बहुत सारी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलने वाले हैं। बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं, सीज फायर हो गया, आपने तो कहा था कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। भाई, पाकिस्तान पिटने ही वाला है, पाकिस्तान का मिटना तय है। और ये पहलगाम हमले के आसपास हमने नहीं कहा था। एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए, आप लोगों को पूरा आंसर मिल जाएगा। 40 सेकंड का एक क्लिप है, लेकिन वो वीडियो, वो प्रिडिक्शन जब रखी गई थी, वो तारीख थी 28 फरवरी 2025। अब फरवरी महीने में किसी को जरा सा भी इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। शांति से सुनिए क्या कुछ कहा गया था उस एक प्रेडिक्शन में, फिर आज के इस मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं कि क्या घटनाक्रम कहां बनेंगे, कब बनेंगे और किस प्रकार से बनेंगे। दूसरा अकल्पनीय बदलाव, विश्व का नक्शा अब बदलने वाला है। वर्ल्ड मैप इज गोइंग टू चेंज नाउ। शुरुआत कहां से करें? भारतवर्ष से ही करें। अभी एक आध महीने पहले की प्रिडिक्शन थी कि भारत को 2 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। अभी भी इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा। 29 मार्च 2025 से स्विच ऑन हो जाएगा, और 2026 के अंत भाग से पहले पाकिस्तान के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारतवर्ष में सम्मिलित हो जाए केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे। जो भी ये स्पष्ट बता रहा हूं, पाकिस्तान के कुछ हिस्से और बांग्लादेश के कुछ हिस्से, अखंड भारत की जो बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, इसकी शुरुआत हो जाए। जी, तो स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 2026 के अंत भाग से पहले पाकिस्तान के कुछ हिस्से, बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारतवर्ष के भाग बन जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे। युद्ध रुक गया है। अब युद्ध मतलब आप जो टीवी पे देख रहे हो, रशिया यूक्रेन वाली परिस्थितियां बने या फिर इजराइल हमास वाली परिस्थितियां बने, वो टीवी पे देखना बात अलग है। जब उन परिस्थितियों में जीना पड़ता है ना साहब, तो वो जीना नरक से कम नहीं होता, और नरेंद्र मोदी जी ये होने ही नहीं देंगे। पाकिस्तान को पूरी तरह से सुलगा के रखा है अंदर ही अंदर। बलोचिस्तान अपने हिसाब से फ्रीडम कर रहा है, वो घटनाक्रम भी देखिएगा एक एक। अभी तो आंतरिक विद्रोह वहां पे चलेगा बहुत बड़ा, और जब पूरी तरह से पाकिस्तान वीकन हो जाएगा तब जाके भारत पीओके लेगा। अभी भी पीओके ले ही सकता है, लेकिन उसमें भारतीय सैनिकों की कैजुअलिटी भी बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जी ये होने ही नहीं देंगे। जब इनको सही लगेगा कि अब आखिरी हथौड़ा मारना है, वो मार देंगे। अचानक से पता चलेगा कि भाई भारत ने ये कार्रवाई कर दी। लेकिन ये घटनाक्रम, और जब पहलगाम का ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च भी नहीं हुआ था, तब से हम कहते आ रहे थे कि ये लंबा चलेगा। अभी भी जून की 6 तारीख तक, 6 जून तक तो स्थितियां विपरीत है, क्योंकि 31 मई से मंगल गंडांता से पास होंगे कर्क राशि से आगे चल के फिर जाएंगे सिंह राशि में। वाटरी साइन से फायरी साइन में जाते हैं, तो बीच वाली दोनों राशियों की कुछ डिग्रीज होती है, उसे गंडांता कहते हैं। तो वहां पे स्थितियां विपरीत बनने के योग है, लगातार योग बनेंगे। उसके बाद स्थितियां क्या बनेगी साहब? उसके बाद मंगल जाएंगे और केतु के साथ कॉम्बिनेशन होगा, अंगारक दोष का निर्माण, शनिदेव की वक्री स्थिति। तो एक बहुत बड़ा समय अब निकटवर्ती समय से ही शुरू करते हैं।
13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का समय, ये वो समय है जब शनिदेव अपने ही नक्षत्र में वक्री होंगे। विपरीत समय का कालखंड है। देश की आंतरिक स्थिति को डिस्टर्ब करने वाली परिस्थितियां इस समय के कालखंड में बन सकती है। तो इसीलिए जब वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च भी नहीं हुआ था, तब शायद वो वीडियो रखा गया था कि आत्मरक्षा के लिए तैयार रहिएगा, ये परिस्थितियां आने वाली है। लेकिन आज तो हम विश्व फलक की बात कर रहे हैं। चीन अपने शस्त्रों का टेस्टिंग देख चुका कि उसकी क्या हालत की है भारत ने, और भारत ने अभी विश्व को अपनी पूरी क्षमता दिखाई भी नहीं है। संभव है कि आने वाले समय में हम सभी देशवासियों को ये भी ज्ञात हो कि भारत ने ऐसे ऐसे शस्त्र भी डेवलप कर लिए हैं कि जो दुनिया के किसी देश के पास नहीं, और ये छुपा के रखे थे, किसी को बताया नहीं था कि भाई हमने ये कर लिया है। समय आएगा जब उसका उपयोग होगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि भारत ये सामर्थ्य शक्ति है। तो भारत के उदय का समय शुरू हो गया है, लेकिन विश्व गुरु बनने से पहले भारत को सामर्थ्यवान एक शक्ति प्रधान देश भी बनना होगा। शांति का रास्ता शक्ति से होकर ही जाता है, और इसीलिए हमने कहा था कि भाई अब जो भी बीच में आएगा वो निपटेगा, जो डायरेक्टली आएगा वो डायरेक्टली निपटेगा, जो इनडायरेक्टली आएगा वो इनडायरेक्टली निपटेगा। तो अब शुरुआत करते हैं चीन के साथ। अभी भी कुछ दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिल रहे हैं कि आपने 2023 में कहा था कि 25 के आसपास से वो घटनाक्रम बनेंगे कि शी जिनपिंग अचानक से गायब हो जाएंगे। अब समय की प्रतीक्षा कीजिए, हमें तो बहुत प्रबल लग रहा है। चीन अब करेगा क्या? डायरेक्टली भारतवर्ष के साथ अभी युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा चीन। वो कहीं ना कहीं भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जितने देशों की बॉर्डर्स भारत के साथ लगती है, उन्हें प्रोवोक करेगा भारत के साथ कन्फ्लिक्ट करने के लिए। बांग्लादेश का उदाहरण आपको निकटवर्ती समय में मिल जाएगा, और उसके बाद भारत को एंगेज रखने की कोशिश करेगा, डिस्टर्ब रखने की कोशिश करेगा, और ये लगातार चलता जाएगा। सितंबर महीने से भारत की मंगल की महादशा शुरू हो रही है, नरेंद्र मोदी जी के जन्मांक में ऑलरेडी चल रही है। तो भारत अब रुकेगा नहीं। इजरायल वाली परिस्थितियां या रशिया यूक्रेन वाली परिस्थितियां नरेंद्र मोदी जी कभी भी क्रिएट नहीं होने देंगे भारत में। जो भी भारत की संप्रभुता के ऊपर, भारत की अस्मिता के ऊपर जरा सा भी प्रश्न उठाएगा, उसे मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना देगी, उचित जवाब देगी, और दुनिया देखेगी। अब भारत की ये जो सामर्थ्य शक्ति है, उससे दुनिया में एक डर भी पैदा होगा। तो चीन इस प्रकार की स्थितियां करता जाएगा। 2028 तक ये बार बार अलग अलग देशों को प्रोवोक करके भारत को डिस्टेबिलाइज करने का प्रयत्न करेगा। मतलब हर बार भारत को जिस भी क्षेत्र में होगा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट में उतरना पड़ेगा और मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। तो भारत, आप इसे युद्ध कह लीजिए या फिर सैन्य कार्यवाही कह लीजिए, भारत तो इसे सैन्य कार्यवाही ही कहेगा। हम पहले से कहते आ रहे थे कि तीसरे विश्व युद्ध में भारत अंतिम चरण में दाखिल होगा। ठीक है, तो 2028 तक ये स्थितियां चीन के द्वारा चलती रहेगी। इन बिटवीन पाकिस्तान का निपटारा तो आप देख ही लेंगे इसी वर्ष में कि धीरे धीरे करके कितने टुकड़े होते हैं और कितना पाकिस्तान बचता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में तुर्की ने जो रोल प्ले किया था वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। वो पीठ पीछे से पाकिस्तान और बाकी के देशों को मदद करता रहेगा, लेकिन अब वो धीरे धीरे आइसोलेट भी होता जाएगा। नेक्स्ट ईयर से वो घटनाक्रम आप होते हुए देखेंगे। और एनआरआईज के लिए मैं आज भी कह रहा हूं कि जब तुर्की वॉर में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए, उसके बाद समझ लीजिएगा कि आपके पास समय बहुत कम है। जब तक वो डायरेक्टली वॉर में सम्मिलित नहीं हो रहा है, तब तक आप वहां पे शांति से रह सकते हैं। ये एक सिग्नल होगा कि जब तुर्की डायरेक्टली युद्ध में सम्मिलित होना शुरू हो जाए डायरेक्टली, उसके बाद समझ लीजिए कि अब सेफ नहीं है गल्फ कंट्रीज आपके लिए, चाहे आज वहां पे कितना ही सेफ आपको क्यों न लग रहा हो।
किसी भी देश में, ठीक है। एक जोशी आकलन है, आज कई लोगों को इसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन होगा। उसके बाद बात करते हैं ईरान की। ईरान, एक प्रेडिक्शन रखी गई थी कि ईरान के ऊपर से नजर मत हटाइएगा, ये बहुत कुछ लंबी प्लानिंग में है। अमेरिका ने अपने इतिहास का एक सबसे खतरनाक दिन देखा था जब ट्विन टावर्स डिमोलिश किए गए थे। लादेन ने वो पूरा जघन्य हत्याकांड किया था। ऐसा ही कुछ ईरान प्लान कर सकता है 2026 से 2027 के अंत भाग से पहले। 2026, 2027 एक बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका के ऊपर हो सकता है, और जिस दिन वो हुआ अमेरिका हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा ईरान के, इजराइल भी। तो डिस्टर्बेंस वहां पे भी होने वाला है, एक कॉन्फ्लिक्ट जबरदस्त रूप से चलेगा। रशिया उलझने वाला है यूरोप से, बात तय है। इधर चीन भारत को एंगेज रख के जाएगा ताइवान के ऊपर। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का फ्रंट भी खुलता हुआ दिख रहा है। जापान अचानक से कुछ ऐसे स्टेप्स ले ले कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाए कि भाई अब इसको क्या हुआ, ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं। तो यूरोप, रशिया, गंभीर रूप से परिस्थितियां आने वाले समय में वहां पे बिगड़ने वाली है। मिडल ईस्ट में हमने बात कर ली, जो मेन दो विलन है, हम ईरान और तुर्की से ही बात कर रहे हैं। और जब इस प्रकार की स्थितियां बने तो फिर सोच लीजिए कि अब गल्फ कंट्रीज छोड़ने का समय आ गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाले बोलेंगे कि भाई हमारे बारे में बोला नहीं। मोस्टली अभी शांत रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो डेंजर है वो प्राकृतिक आपदाओं का है। जब बड़े लेवल की प्राकृतिक आपदाएं फ्रीक्वेंटली आने लगे, छोटे छोटे समय के अंतराल में आने लगे बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो भूकंप हो, तो फिर समझ लेना चाहिए कि अब यहां से निकलने का समय आ चुका है। अभी वहां पे कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन जब भी ऐसी परिस्थितियां बनेगी तो आपको फिर वहां पे सोचना शुरू कर देना पड़ेगा। ये प्रेडिक्शन आज कई लोगों को थोड़ी सी डरावनी लग सकती है। एक बात तय है, जो 2019 से हम कहते आ रहे थे, 2019 में तो लिटरली लोग हंस रहे थे, आज भी नहीं मान रहे होंगे। भाई आपका जो भी कमाया हुआ है, आप कहीं पे भी रह रहे हो, मिडल ईस्ट में रह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में रह रहे हो, यूरोप में रह रहे हो, कनाडा में, यूके में, कहीं से भी अपना जो भी कमाया हुआ है उसमें से कुछ संचित धन भारतवर्ष में ट्रांसफर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि एक समय का कालखंड ऐसा आएगा, एक कैओस ऐसा बनेगा कि फिर जो कोई भी देश होगा आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप वो धन लेकर, वो ऑर्नामेंट्स लेकर, जो भी सोना वगैरह कुछ भी लेकर वापस नहीं आ पाओगे। प्रॉपर्टी तो आपको वहीं पे छोड़नी पड़ेगी। भारत मेजर वॉर में सम्मिलित होगा 2029 से 2032 के बीच में। 2028 के अंत भाग से कह सकते हैं, मिड अक्टूबर से वो स्थितियां बनेगी, तो 2029 ही गिन सकते हैं। तो 29 से 32 के बीच में भारत मेजर वॉर में सम्मिलित होगा। शुरुआत में ये वॉर चीन के साथ होगा। चीन ऑल आउट अटैक भारत के ऊपर कर देगा। 25 के 28 के बीच में ये जो पूरे देशों को प्रोवोक करने की उसने कोशिश की होगी, असफल रहेगा। भारत ही विजेता बन के उभरेगा। उसकी आर्थिक व्यवस्था डाउनफॉल में जा चुकी होगी। शी जिनपिंग का क्या हाल हुआ होगा देख चुके होंगे। वहां के लश्कर के हाथ में चीन का शासन आ चुका होगा और वो ऑल आउट अटैक भारत के ऊपर कर देगा, एक फुल स्केल वॉर। उसमें भी इन 3 वर्ष के समय अंतराल में जब चीन को लगेगा कि भारत उसके ऊपर हावी हो रहा है, भारत उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, तब जो भविष्य मालिका में एक विधान है, बहुत ही प्रचलित है, आप लोगों तक पहुंच चुका होगा। हमें ऐसा लगता है, वैसे उन्होंने तो कहा था कि शनिदेव जब मीन राशि में होगा तब ये घटनाक्रम होगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है समय का ये कालखंड होगा 29 से 32 के बीच में, कि जब
चीन बहुत सारे मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक फुल एंड फाइनल अटैक वापिस भारत के ऊपर करने की कोशिश करेगा। वॉर तो चल ही रहा होगा। चीन का जो अभिमान होगा कि भारत को तो हम कभी भी निपटा सकते हैं, सामर्थ्य उसने देख भी लिया होगा, लेकिन जब ऑल आउट अटैक कर देगा और जो भारत का उस समय का जवाब होगा, चीन हक्का बक्का रह जाएगा और फिर से मुस्लिम देशों को अपने साथ लेकर भारत के ऊपर एक साथ आक्रमण करेगा, फिर से मुंह की खाएगा। और ये वो समय का कालखंड होगा कि तब बचा कुचा जो पाकिस्तान है वो भी नक्शे से जाएगा और चीन भी बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित होगा। रशिया इनिशियली ईरान को सपोर्ट करता रहेगा। रशिया यूरोप के साथ भी उलझेगा। रशिया कुछ हद तक चीन को सपोर्ट करेगा, लेकिन जब चीन भारत के ऊपर आक्रमण करने का पूरा मन बना चुका होगा तो रशिया उससे दूरी बना लेगा। अमेरिका को उसके कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। 1945 में जो कर्म अमेरिका ने किए हैं, ये इस बार के विश्व युद्ध में अमेरिका के साथ होता हुआ दिख रहा है। जोशीय घटनाक्रम है, कोई एक फैंटेसी स्टोरी जैसा लग सकता है। 2019 में बहुत लंबा समय था, 6 वर्ष निकल चुके हैं। आज भी हम बात कर रहे हैं ये सारा घटनाक्रम। जैसे ही ये युग परिवर्तन का दशक समाप्त होगा, 2029 का वर्ष आएगा, बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदलेगी। अभी 25 से ही आप देखते जाओ कि कितना कितना घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है। शांति के लिए लोग तरसेंगे और अभी तो हम युद्ध वाली परिस्थितियों की ही बात कर रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी से बड़ा न्यूक्लियर अटैक अमेरिका के ऊपर होने के लिए जा रहा है। समय का कालखंड अभी हम ठीक से निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक बात तय है दोस्तों, 2019 में एक प्रिडिक्शन की गई थी। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन हारे थे, ठीक है ना, उससे पहले एक प्रिडिक्शन की गई थी। उसमें बताया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के आखिरी प्रेसिडेंट होंगे। चुनाव हार गए और उसकी जगह जो बाइडेन बन गए। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि क्या है यार, कुछ भी, ये तो बन ही नहीं सकते, मतलब ये तो अब ये आ गया, ये वापिस से बने हैं। और जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी, अमेरिका को किए गए हुए कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बात तय है। एक तो सबसे बड़ा न्यूक्लियर अटैक हमें अमेरिका के ऊपर, तीसरा विश्व युद्ध जब चरम सीमा पर पहुंचेगा तब दिख रहा है और अमेरिका डिसइंटीग्रेट होगा। यूएसए डिसइंटीग्रेट होगा, अमेरिका नहीं कह सकते, यूएसए डिसइंटीग्रेट होगा। जैसे यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है, वहां से बहुत सारे देश अलग हो गए और अब रशिया बच गया। उसी प्रकार से यूएसए के कुछ राज्य यूएसए से अलग हो जाएंगे और जो बाकी बचेगा वो अमेरिका कहलाएगा। बाकी के देश यूएसए से अपना पल्ला झाड़ लेंगे और ये जो भी घटनाक्रम बनेगा उसमें चाहे वो लश्करी ताकत हो, मिलिट्री पावर हो, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो, और उसके बाद जब पूरी दुनिया को मैनेज करने का पावर हो, वो सारे घटनाक्रम भारतवर्ष ही करेगा। और क्योंकि ये तीनों प्रमुख घटनाक्रमों में, मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा ना कि शांति की राह शक्ति के मार्ग से होकर ही जाती है, तो भारत का वो सामर्थ्य भी दुनिया देखेगी। भारत की आर्थिक परिस्थिति बाकी देशों के कंपैरिजन में गजब की स्ट्रांग रहेगी और फिर भारत ही वो देश होगा जो हर देश को अब कहेगा कि अब रुक जाओ। न्यूक्लियर वेपन्स का धड़ल्ले से उपयोग होगा 2029 से 35 के बीच में। तो स्थितियां टफ आ रही है। बिगड़ना अभी तो जो कुछ जुआ, ये ड्रोन्स मिसाइल्स हुए, ये युद्ध, ये तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। शब्दों में जितना भी हमें समझ आए यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की है, ये सिर्फ युद्ध वाली परिस्थितियां हैं। इसमें अभी महामारी को तो हमने जोड़ा ही नहीं, इसमें अभी प्राकृतिक आपदाओं को तो हमने जोड़ा ही नहीं। अभी रेडिएशन जब पाकिस्तान में फैलने लगा, हमने 2 से 3 वीडियो बनाए। प्रश्न आ रहे हैं क्या हुआ उस प्रेडिक्शन का, रेडिएशन फैला। भाई 2024 में भी ये प्रेडिक्शन की गई थी कि अगली महामारी जो 26 से 28 के बीच में दिख रही है,
वो पानी के माध्यम से दिख रही है। अब उस समय पे ये नहीं पता था कि ऐसा क्या कुछ हो सकता है जिससे पानी के माध्यम से पूरी दुनिया में महामारी फैले और गजब का मृत्यु दर हो। अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रेडिएशन वाला ही मामला होगा, जब भी होगा। तो देखते जाइए, समय की प्रतीक्षा कीजिए। तो कालखंड टफ है, इसीलिए हम कह रहे थे कि भाई बचने का मौका प्रकृति दे रही है, लेकिन मनुष्य है जो समझने में असमर्थ है, मतलब बिल्कुल तैयारी नहीं है, विनाश की ओर दौड़ लगा चुका है। तो ये घटना घटित होने तय है। आज चाहें तो इसके ऊपर जो भी विचार करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अब समय का कालखंड दूर नहीं है। 2019 में ये सारी चीजें जब बताई गई थी, यस, इंटरनेट के बारे में भी कह रहे हैं 2029 के बाद रिस्क है, डेफिनेटली रिस्क है। पूरी दुनिया में एक साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन बाधित तो होगा। बहुत कुछ गजब का होने वाला है जब ये शुरुआत होगी, जब भारत इंक्लूड होगा इन मेजर वॉर्स में। ठीक है, तो देखते जाइए। फिर भी प्रश्न एनआरआईज क्या आ रहे थे, आप तो कह रहे थे कि भारतवर्ष सबसे सेफ जगह है और भारत तो युद्ध में सम्मिलित हो गया। अरे भाई, एक ड्रोन नहीं गिरा, एक मिसाइल नहीं गिरी, भारत सेफ ही है और सेफ ही रहेगा। ठीक है, जब आपके वहां पे शुरू होगा ना दोस्तों, फिर हम बहुत याद आएंगे। एक एक प्रेडिक्शन और उसमें कहा गया एक एक कथन याद आएगा कि कोई था जो वर्षों से कह रहा था और हम इग्नोर कर रहे थे या फिर डिसएग्री कर रहे थे या फिर उसके ऊपर हंस रहे थे। जब आपके आसपास, आपकी आंखों के समक्ष वो घटनाक्रम घटित होना शुरू होंगे। क्या किया जा सकता है? बाह्य ब्रह्मांड की परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड तो हमारा स्वयं का है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीखना शुरू कर दीजिए, अभी भी कुछ समय है। आग लगे तब कुआं खोदने के लिए जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। कई सारे लोग विश्व भर से ऑनलाइन सीख रहे हैं, उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव, विज्ञान जिसे मानता ही नहीं कि ऐसी कोई ऊर्जा है, विश्व के हर देश से, भारत के लगभग हर प्रदेश से लोग सीख रहे हैं, ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। वो आंतरिक ऊर्जा जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब आंतरिक ब्रह्मांड में जाएगी तो सीधी सी बात है कि वो प्रमुख 7 चक्रों को हीलिंग देना शुरू करेगी। और जोशीय भाषा में भी कहें तो हमारे एक 9 के 9 प्रमुख ग्रह इन्हीं 7 चक्रों के साथ सम्मिलित है। ऐसे आंतरिक ब्रह्मांड में 114 चक्र होते हैं, 112 शरीर के अंदर, 113वां शिखा में और 114वां चक्र हथेली के मध्य में। तो हम तो अभी प्रमुख 7 चक्रों की ही बात करते हैं। ये ऊर्जा का अनुभव गजब का है और हर किसी को सीख लेना चाहिए। नॉमिनल सी फीस के साथ सिखाया जाएगा। पहले उन दर्शकों के अनुभव देखिए। नमस्कार सर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का ये जो मुद्रा वाला जो वर्कशॉप है, ये मैं समझती हूँ कि सभी के लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। मेरा जो पर्सनल अनुभव या एक्सपीरियंस रहा उसको आज ही मैंने इसको स्टार्ट किया है। और जब मैंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए ब्रह्मांड की और ये आह्वान किया कि जो एनर्जी है वो मेरी तरफ आए, मेरे इंटरनल जो ब्रह्मांड है उसके अंदर वो ऊर्जा आए, तो मुझे मेरे हाथों में झंझनाहट भी महसूस हुई, कंपन भी महसूस हुआ, कंधों में दर्द भी हुआ और सिर के ऊपर जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जैसे सहलाती है सिर पर हाथ रख करके, ऐसा कुछ मुझे आभास हुआ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो आप पूरे भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व के लिए यदि आप इसको कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्नेहल कुलकर्णी, मैं पूना से हूँ। पिछले हफ्ते हमने रूपेन शाह सर का मुद्रा का कोर्स ज्वाइन किया। उन्होंने जब पहली मुद्रा का हमें वीडियो भेजा तो उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना हमने शुरू किया। अभ्यास करते वक्त हमें ये महसूस हुआ कि हमारे हाथों में कुछ झंझनाहट सी लग रही है और गर्दन के आजू बाजू में भी थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो रही थी।
और ऐसा लग रहा था कि कुछ मतलब शरीर के अंदर कुछ प्रवेश कर रहा है। मुद्रा का हमने दिन में 3 से 4 बार अभ्यास करना शुरू किया। उसके बाद हमें ये महसूस हुआ कि एनर्जी जो है दिन भर बहुत अच्छे से बनी रहती है, काम के ऊपर फोकस बना रहता है, मेरी चिड़चिड़ कम हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब शांत नींद नहीं आती थी, बीच बीच में नींद खुल जाती थी। लेकिन अब मैं जब रात को सोती हूँ तो सुबह ही नींद खुलती है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है, और सर से मैं निवेदन करती हूँ कि वो मुझे अगला वीडियो भेज दें ताकि मैं उसका भी अभ्यास करना शुरू कर सकूँ। धन्यवाद। Hello, I would like to take this moment to really thank the people who are conducting these mudra classes. The experience has been awesome. I have felt the aura around me shift into such positive and bright aura that I cannot thank the people who are teaching us all this through internet, through videos, and it is absolutely awesome. I cannot say anything more about them. It is just awesome. नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है, और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं, और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ़ील होता है, जिससे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है, और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए, और रुपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू जी। तो आप ये सीखना चाहते हो, हर वीडियो में मैं अनुरोध करूंगा कि भाई सीख लीजिए। तो उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। नॉमिनल सा चार्ज है। अपना नाम, आप कहाँ से हो, और लिख दीजिए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, वो नंबर आपको बंद ही मिलेगा। 2 से 3 दिनों का वेटिंग रहेगा, तो मैसेज कर दीजिए, अपना बर्थ डिटेल्स, प्रॉब्लम्स वगैरह विस्तार से लिख दीजिए। अक्षय आप तक पहुंच गया, कोई परेशानी वाली बात फिर नहीं रहेगी। रुपेन आर शाह नाम के YouTube चैनल के इस परिवार के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।